नमस्कार साथियों, मैं रोशन झा स्टेप बाय स्टेप के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है आज समझाने के लिए, समझने के लिए, तो ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है, जर्नी ऑफ ईडी। सबसे पहले तो कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि भाई ईडी क्या है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये टॉपिक चूज़ इसके लिए किया है क्योंकि आजकल आप जब भी न्यूज़ चैनल खोलेंगे, न्यूज़पेपर खोलेंगे, मोबाइल में अगर आपके नोटिफिकेशन आया टाइम्स ऑफ इंडिया का या किसी भी न्यूज़ एप्लीकेशन का, तो आप लोगों को अक्सर ये साल 2 साल 3 साल 4 साल में तो ज़्यादा ही दिख रहा है कुछ कि ईडी ने यहाँ पे छापा मारा, ईडी ने यहाँ रेड मारा, ईडी ने इस नेता का प्रॉपर्टी को ज़ब्त किया, अटैच किया, ईडी ने इतने करोड़ कैश को बरामद किया। वहीं से मुझे एक ख्याल आया कि इस टॉपिक को हम सब मिलके समझेंगे कि ईडी की स्थापना कहाँ से हुई, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए और उसके बाद ईडी आज के डेट में इतना पावरफुल संस्था बना कैसे, केंद्र सरकार ने उसको इतना प्रमोट किया क्यों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ईडी, कुछ लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि ईडी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। और अगर किसी को हिंदी में इसका जानना हो कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो हम लोग हिंदी में इसे प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट और हिंदी में हम इसे प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। अब मैं आपको इसका पहले ईडी जो है उसका इतिहास बताता हूं। उससे पहले ये बता दूं कि डायरेक्टोरेट का मतलब होता है निदेशालय। जो डायरेक्टर होते हैं किसी भी संस्था के, वो जो मुखिया होते हैं उसे हम डायरेक्टर बोलते हैं, इसीलिए उसको डायरेक्टोरेट बोला गया। और एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को लागू करना, इसे हम लोग एनफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ईडी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा जब देश आज़ाद हुआ था। देश को जब आज़ादी मिली थी 1947 में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, आप सभी को पता है। उस समय हमारे भारत की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था जिसका नाम था FERA, फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 1947। नाम से तो एकदम क्लियर है कि फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाला जो कानून है उसे हम लोग बोलेंगे फेरा 1947। ये बनाया क्यों गया था, ताकि जो भी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज माने क्या कि हम लोग किसी देश में जाकर इंडियन करेंसी को उनके करेंसी में कन्वर्ट जब करते हैं, या फिर किसी दूसरे देश के करेंसी को हम इंडिया में आके जब कन्वर्ट करते हैं, तो वैसे लेन देन को, या फिर हमने किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे फॉरेन के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, ऐसे लेन देन को नज़र रखने के लिए भारत सरकार का ऐसे लेन देन के ऊपर नज़र होना चाहिए, इसलिए एक कानून बनाया गया था उस समय 1947 में, जिस साल देश को आज़ादी मिली थी। उसका नाम रखा गया था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। लेकिन भारत सरकार को इस बात का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा उस समय नहीं था कि देश में इतने मतलब बारीक तरीके से भी पैसों की चोरी हो सकती है। तो धीरे धीरे 1900 अब आते हैं हम एनफोर्समेंट यूनिट के स्थापना के ऊपर, जो आज हम देखते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसकी जब स्थापना हुई थी, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 मई 1956 को। उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हमारे प्रधानमंत्री जी थे। 1956 1 मई 1956 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी। उस समय इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट।
एनफोर्समेंट यूनिट, और इसको बहुत ही लिमिटेड पावर्स दिए गए थे उस समय, और इसका एक हेडक्वार्टर था दिल्ली में और 2 ब्रांचेस थे इसके, एक था बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे कहलाता था, बाद में 1995 में इसको मुंबई किया गया, और एक ब्रांच था इसका कैलकत्ता में। कैलकाता जो आज हम लोग कोलकाता के सुनते हैं, वो उस समय कैलकाटा कहलाता था। 2 ब्रांचेस थे, एक बॉम्बे में एक कैलकाटा में, और उस समय सिर्फ इसको 5 लोग मिलके चलाते थे। ये जो एनफोर्समेंट यूनिट बनाया गया था 1956 में, इसको सिर्फ 5 लोग चलाते थे। एक थे उसके डायरेक्टर, जो निदेशक हम जिसको कहते हैं, जो मुखिया होते हैं किसी भी संस्था के, एक थे डायरेक्टर। उनको असिस्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर, IRS ऑफिसर होते थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के एक ऑफिसर, RBI के द्वारा उसको भेजा जाता था। एक RBI के ऑफिसर, एक डायरेक्टर, प्लस कहीं रेड मारना है तो उसके लिए तो इंस्पेक्टर लगेंगे। तो 3 दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत 3 इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर लेवल के, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हुआ करते थे। ये 5 लोग मिलके एनफोर्समेंट यूनिट को चलाते थे, और फिर इनके 2 ब्रांचेस में जो उनके अलग अलग स्टाफ्स होते थे वो अलग। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला चला। 1960 में, 4 साल बाद ही 1960 में, 1960 में इसमें कुछ एक बदलाव आया। बदलाव ये आया कि पहले ये जो एनफोर्समेंट यूनिट था, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अधीन हुआ करता था। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर हुआ करता था। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसे हम कहते थे, उसके अंडर में आता था। इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर में एक एनफोर्समेंट यूनिट नाम का एक यूनिट, छोटा सा एक यूनिट बनाया गया था। सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को वॉयलेट कोई ना करे इसके लिए, और इकोनॉमिक क्राइम कोई ना करे, पैसे के लेन देन का बहुत बड़ा घोटाला देश में ना हो, इसके लिए इस यूनिट को बनाया गया था। लेकिन 1960 में इसमें एक चेंज आया। इसमें चेंज एक तो ये आया कि इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से हटा के इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर डाला गया। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। आपके मन में अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये भी जो है भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ही आता है। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमी नाम से तो ये भी पैसे का ही लग रहा है, रेवेन्यू ये भी पैसे का ही लग रहा है, तो फिर डिपार्टमेंट चेंज करने का उस समय के सरकार का क्या मकसद होगा। मैं आप लोगों को पहले तो ये बता दूं कि ये जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स, ये जो है आपने देखा होगा शेयर मार्केट, उसको कंट्रोल करने के लिए ये डिपार्टमेंट कंट्रोल उसको करता है, शेयर मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज का बहुत कम हिस्सा जो है वो ये डिपार्टमेंट हैंडल करता है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही देखता है। और उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। डायरेक्ट टैक्सेस में हम लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लोग GST को इंक्लूड कर सकते हैं। वो डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। तो भारत सरकार को उस समय ऐसा लगा कि नहीं, हमें इकोनॉमिक अफेयर्स जिसका लिमिटेड जूरिसडिक्शन होता है इकोनॉमी के, अच्छा इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में ये भी आता है कि हम भारत की जो GDP है वो कितनी बढ़ना चाहिए, कितना ग्रो करना चाहिए, वो इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट देखता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू माने राजस्व विभाग जो है वो पैसे के लेन देन का बहुत ज़्यादा काम करता था। तो इसे 1960 में इस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया गया। उसके बाद इसमें 1973 में, और तब तक ये इसी एक्ट के तहत काम करते थे। कौन से वाले एक्ट के तहत? मैंने आपको बताया था ना,
फेरा 1947, इस एक्ट के तहत ही काम करते थे ये लोग, इस कानून के तहत ही काम करते थे। उसके बाद 1973 में 1973 में जब देश में इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय वो प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर थी। 1973 में इस फेरा कानून में बदलाव किया गया। फेरा 1973 कानून का नाम चेंज नहीं किया गया, उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि 1973 से लेकर 77 का जो पीरियड था, भारत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो बहुत ही, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत कंट्रोवर्शियल कहलाते हैं आज के डेट में भी। उसमें से एक ये था कि उन्होंने 1975 में देश में इमरजेंसी लागू किया था। आप सबको पता है, जून 1975 में इमरजेंसी लागू था 2 साल के लिए, 97 तक। उसी के तहत 1973 में इंदिरा गांधी जी ने उनकी कैबिनेट ने फेरा को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से हटाकर उसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, इस डिपार्टमेंट में डाल दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय की सरकार ने इसको ऐसा क्यों किया होगा, उसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग जो होता है वो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। वो डिपार्टमेंट क्या करता है, आईएएस ऑफिसर्स, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, चाहे वो आईएएस हों, आईपीएस हों, आईआरएस हों, आईएफएस हों, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, से लेके उनको पेंशन कब मिलेगा। पेंशन तो खैर अभी 2004-05 के बाद से भारत सरकार ने देना बंद कर दिया है। ये सब मामले को जो है वो ये डिपार्टमेंट देखता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय की सरकार का सोच ये होगा इसको डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करने के पीछे कि ये डिपार्टमेंट जो है वो हर ऑफिसर को एकदम अच्छे से पहचानता है, क्योंकि इन्होंने उनको ट्रेनिंग दिलवाया है। तो कौन से ऑफिसर को डायरेक्टर बनाना है ये डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है, इसलिए मुझे लगता है उन्होंने चेंज किया होगा डिपार्टमेंट। हालांकि 4 साल बाद ही 1977 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के पद से उनको हटना पड़ा और मोरारजी देसाई की सरकार जब देश में आई, तो वापस से मोरारजी देसाई की कैबिनेट ने क्या किया, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने 1977 में, तो उन्होंने इसको वापस से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में ईडी को डाल दिया था। उसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। उसके बाद 99 में जैसा कि आपको पता है उस समय की सरकार एनडीए की थी देश में। एनडीए माने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, आप लोग इसको प्यार से बीजेपी की सरकार भी बोलते थे उस समय। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेके 2004 तक प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता है। 99 में जब उनकी सरकार थी तो ये लोगों ने उस कानून में, फेरा के कानून में थोड़े बहुत चेंजेस करके फेरा को रिपील कर दिया। और रिपील करने का मतलब है कि उसको ख़त्म करके, उस कानून को ख़त्म करके एक नया कानून लाया, उसी में चेंज करके, जिसका नाम रखा गया FEMA, फेमा। इसका भी फुल फॉर्म कुछ उसी प्रकार है, बस आर के जगह एम है इसमें। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बहुत कम चेंजेस उसमें करके ये लोगों ने उसको एबॉलिश करके नया कानून लाया, फेमा। उसके बाद 2002 में देश में एक और कानून लाया गया, इनके सरकार के द्वारा ही, एनडीए के सरकार के द्वारा ही, जिसका नाम था PMLA, जो कि आज भी आप लोग सुनते होंगे। PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 2002 में इसको लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि 99 में एक फेरा को सीधे सीधे चेंज कर दिया गया फेमा में। 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया। तो अचानक ये 3 साल में ईडी से रिलेटेड दो बदलाव क्यों हुए? तो उस समय जो थे अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, जो ये सब डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे थे,
इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सब जिसके अंडर में था वो यशवंत सिन्हा साहब थे। और यशवंत सिन्हा साहब जैसे कि आप जानते हैं वो खुद एक IAS ऑफिसर रह चुके थे। तो उन्होंने इंटरनेशनली पूरे ग्लोबल में सब देशों की मनी लॉन्ड्रिंग के प्रिवेंशन के लिए कौन से एक्ट हैं इनको स्टडी किया था। और उसके बाद उन्होंने हमारे देश में भी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, उसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब उसको ऐसा न हो, उसके लिए एक कानून लाया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 2002 में इसको लाया गया था, हालांकि लागू उस समय नहीं किया गया था, 2005 में इसको लागू किया गया था। और तब तक सरकार भी चेंज हो चुकी थी, UPA की सरकार आ गई थी, मनमोहन सिंह साहब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। 2005 में PMLA को लागू किया गया। PMLA में बहुत ED को जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को काफ़ी सारे इसमें पावर्स दिए गए थे, क्योंकि देश में आर्थिक रूप से जो है घोटाले जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। उसके बाद हालांकि UPA सरकार जो थी वो ED को, CBI को बहुत ज़्यादा महत्व भी नहीं देती थी और अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा उसको यूज़ भी नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब देश में 2014 में आपको पता है श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, NDA की सरकार वापस आई, NDA गवर्नमेंट ने ED के अंदर सारे अमेंडमेंट लाए और इसमें बहुत सारे चेंजेस करके इसको ज़्यादा पावरफुल बनाया। पावरफुल अब बहुत सारी चीज़ों को रोकने की वजह से बनाया भी था ये लोगों ने। उसमें से उनका कुछ पर्सनल प्रॉफिट्स भी था, जैसे कि बहुत सारी सरकारों को भी अस्थिर करने के लिए भी वो लोग ने ED और CBI का इस्तेमाल किया है। वो जग जाहिर है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, फैक्ट्स भी ये कहते हैं कि ED को पावरफुल बनाने के पीछे उनका कुछ अलग मोटो भी था। मैं कुछ फैक्ट्स से आपको ये समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राज्यसभा के एक मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने सरकार से एक सवाल पूछा था कि आपके मतलब 2014 से लेकर 2021 तक ED के द्वारा कितना पैसा रिकवर किया गया। तो सरकार ने उसका जवाब में उनको एक डेटा प्रेजेंट किया राज्यसभा में कि UPA का टाइम मतलब 2004 से लेके 14 तक और NDA का टाइम 2014 से लेके प्रेजेंट अभी चल ही रहा है। ED ने UPA के टाइम पे लगभग 114 जगह रेड करके कुछ 5,300 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी को और कैश को बरामद किया था, अटैच किया था। और वहीं पे जब NDA की बात करते हैं तो ED ने लगभग 3,000 से ज़्यादा रेड्स करके 99,000 मतलब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टीज प्लस कैश को रिकवर किया। सोचिए, तो इससे ये तो जाहिर है कि ED को पावरफुल करने के पीछे NDA की सरकार का कुछ अच्छा मोटिव भी था और कुछ पर्सनल मोटिव भी था। पर्सनल मोटिव मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि हाल ही में अगर मैं सिर्फ 2022 की अगर बात करूँ तो अगर 22 में ही देखा जाए तो ED ने किन किन नेताओं के ऊपर अगर एक्शन लिया या फिर उनको नोटिस इशू किया या फिर उनको अरेस्ट किया, अगर आप देखेंगे तो पहला केस राहुल गांधी, सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में उन्होंने नोटिस देके समन किया था। उसके बाद आपने देखा होगा संजय राउत जो शिवसेना के लीडर हैं, उनको ये लोगों ने पात्रा चौल जो था गोरेगांव में, वो गलत तरीके से, उनका ED का ये कहना था कि आपने गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को से एक दादर में एक फ्लैट खरीदा था, तो दादर के फ्लैट को भी उन लोग ने अपने पास अटैच कर लिया। उसके बाद P चिदम्बरम के बेटे को समन किया गया। फिर पार्थ चैटर्जी जो SSC घोटाला किए थे, अभी उसकी जांच चली रही है कोलकाता में। तो अगर ये भी देखा जाए तो इससे समझ में आता है कि उनके कुछ पर्सनल एजेंडे के वजह से भी वो लोग करते हैं ताकि वहाँ की सरकार अस्थिर हो जाए। अनिल परब जो हमारे महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, फिर अनिल देशमुख, ये लोगों के ऊपर भी ED की कार्रवाई हो चुकी है। आप लोगों ने न्यूज़ में भी बहुत बार ये सुना होगा, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये लोगों ने देश का पैसा लेके विदेश में भाग गए।
आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग जानबूझ करके, इनको कानून के बारे में जानकारी थी कि अगर हम बाहर देश में रहेंगे तो हम लोग इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रहेंगे, तो इन्होंने फ्रॉड किया था, ये बात इनको क्लियरली मालूम थी। और जब ये लोग बाहर रहेंगे तो इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा, ये भी इनको मालूम था। तो 2018 में ईडी ने जब रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमको फ्यूजिटिव, मतलब जो विदेश में भाग जाते हैं, भारत में फ्रॉड करके विदेश भाग जाओ ताकि आप इनके कानून से बच सको, भारत की सरकार ने 2018 में एक कानून पास किया पार्लियामेंट से, जिसका नाम दिया गया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 FEOA। इसमें पूरे प्रोविजंस कर दिए गए कि भले आप भारत में फ्रॉड करके किसी भी देश में बैठे हो, तो आपकी जितनी भी यहाँ की संपत्ति है, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स है, सबको अटैच करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सबको बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का पावर्स भी ईडी को दे दिया गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई सोचे कि ईडी ये जो संस्था है, इसके अंदर हम काम कैसे कर सकते हैं, अगर आपको ईडी के अंदर काम करना है तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शन हैं। एक तो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम देके अगर आप आईएएस, आईपीएस या आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में गए तो आपको ईडी के अंदर डेप्यूटी डायरेक्टर से ऊपर की पोस्टिंग मिलेगी, जो कि बहुत हायर लेवल की पोस्टिंग होती है। अगर आपको एज अ स्टाफ काम करना है तो आपको एसएससी सीजीएल, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल कंडक्ट करती है, वो एग्ज़ाम देके भी आप लोग ऐसे ईडी के स्टाफ अपॉइंट किए जा सकते हैं। या फिर ईडी के अंदर आप लोग पहले से कभी काम कर रहे हैं तो आपको प्रमोट कर करके भी ईडी के अंदर, या फिर किसी आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी हैं तो आपको पोस्टिंग ईडी के अंदर मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो ये टॉपिक था उसको आपको मैं अच्छे से समझा पाया, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को, ईडी का क्या मकसद है, कैसे वो इतना पावरफुल बना, ये सब चीज़ों को मैं समझा पाया। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा।